आज हम हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 28वें कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह जी से। कैसे इनका सफ़र शुरू हुआ और कैसे आज ये इस पद पे पहुंचे, आइए जानते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मैं सफ़र की बात करूं तो ये बहुत ही लंबा सफ़र है। आप इस विश्वविद्यालय से पढ़े, आपने इस विश्वविद्यालय में पढ़ाया और आज इस विश्वविद्यालय के सबसे बड़े पद पे आप हैं। तो सर, थोड़ा सा मैं इस सफ़र के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, ये सफ़र मेरे लिए यादगार सफ़र है क्योंकि मैं किसी वक्त यहाँ इस विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रहा। उसके बाद मैंने यहाँ बीएससी लेवल पर स्टूडेंट रहा, उसके बाद एमएससी में यहाँ स्टूडेंट रहा, फिर जो है पीएचडी करने में बाहर गया। पीएचडी करने के बाद मैं वापस यहाँ पर एज ए टीचर के तौर पर लगा। तो हर समय मुझे चुनौती का सामना करना पड़ा, चाहे वो रिसर्च के लेवल पर। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो यहाँ पर जो प्रयोगशालाएं थी, क्योंकि मेरा जो भौतिक का क्षेत्र है वो एक्सपेरिमेंटल है, यहाँ पर वो सारे सुविधाएं नहीं थी। मुझे बाहर जा के हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी लैब्स है वहाँ काम करना पड़ता था। लेकिन जब मेरी यहाँ जॉब लगी तो मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो यहाँ पर वो प्रयोगशालाएं बनाई। आज मुझे खुशी होती है कि हमारे जो प्रयोगशाला है भौतिकी के अंदर वो विश्व स्तर की प्रयोगशाला हैं, अलग अलग स्तर की, जहाँ पर कि रिसर्च के शोध के अलग अलग आयाम भौतिकी में करते हैं। तो वो एक अलग क्षेत्र था रिसर्च का, चाहे टीचिंग का। बहुत सारे मैं विभिन्न पदों पर रहा, चाहे वो एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पर, चाहे डीन के तौर पर। तो अलग अलग एकेडमिक और उसको कैसे अपग्रेड किया जाए, कैसे उसके करिकुलम बनाया जाए, तो एक चुनौतियां अलग थी। लेकिन ये जो कुलपति की जो चुनौती है वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। और उसमें क्योंकि आज तक मेरा ये मानना है कि जो रिसर्चर होता है उसको हमेशा चुनौतियां स्वीकार करना अच्छा लगता है, वो किसी भी स्तर की हो चुनौतियां, वो चाहे एकेडमिक जगत की हो, चाहे फाइनेंशियल जगत की हो, चाहे दूसरे आयाम जो विश्व स्तर पर विश्वविद्यालय को कैसे ले जाना है, वो चुनौतियां रहती है। और चुनौतियां इंसान के इसमें आनी भी चाहिए और उसको फेस करना पड़ता है। तो फेस मैं भी करूँगा इन चुनौतियों को। और मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय के जो चाहे टीचिंग फैटर्निटी है, चाहे नॉन टीचिंग है, चाहे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, इन तीनों जो पिलर्स है विश्वविद्यालय के, इनको साथ लेके हम इस विश्वविद्यालय को ओल्ड ग्लोरी की तरफ ले जाएंगे, जो कि यहाँ का इतिहास रहा इस विश्वविद्यालय का। यहाँ पर ऐसे टीचर रहे जो नोबल लॉरेंट रहे, नोबल इंटरनेशनल लेवल पर उनका ख्याति प्राप्त जो थे यहाँ पर जो प्रोफेसर्स थे। तो हम चाहते हैं कि उस तरह के कल्चर को हम दोबारा रिवाइव करें, और ताकि आगे विश्व स्तर पर जो विश्वविद्यालय है जो हिमाचल का है, शिमला का है, शिमला अपने आप में ही एक पॉपुलर नेम है। किसी वक्त ब्रिटिशर जो है यहाँ से राजकाज चलाया करते थे और उस जगह पर ये विश्वविद्यालय है। तो हम सब की पूरे विश्व शिमला के शहरवासियों के लिए और हिमाचल के लिए ये एक सौभाग्य है कि इस विश्वविद्यालय की ग्लोरी अपनी प्राणी उसको अचीव कर सके। फिजिक्स में सर आपने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है, इसके साथ साथ आपने प्रदेश का भी जो है वो नाम रोशन किया है। थोड़े से मैं उस सफ़र के बारे में जानना चाहूँगी, जब आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी आपको मिले हैं और आपने अपने नाम बहुत सारे अवार्ड्स किए हैं, प्राइज़ किए हैं, तो वो सफ़र आपके लिए कितना संघर्ष भरा था? अवार्ड से एक मोटिवेशन मिलती है। मुझे याद है जब कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला था मुझे, जो कि हिंदुस्तान से सिर्फ एक फेलोशिप होता है वो फिज़िक्स का, जो यूजीसी कंडक्ट कराती है, जो कि यूके के अंदर वहाँ जाना पड़ता है। तो वो सिर्फ एक फेलोशिप है, वो बड़ा मतलब 3-4 स्तर का वो कंपटीशन होता है। वो मैंने अचीव किया 2006 में। मैं यूके में रहा, स्कॉटलैंड में, वो फेलोशिप जिसको कॉमनवेल्थ फेलोशिप कहा जाता है। तो वो एक प्रेस्टिजियस था, उससे एक विश्वास बढ़ा। उसके बाद जैसे रिसर्चर के मुझे अवार्ड मिले, हमारे महामहिम उस समय के जो गवर्नर साहब थे, उनसे मुझे बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड मिला, जो मैंने यहाँ पर जो मतलब अच्छी रिसर्च पैदा की उसके बेस पर मुझे 2012 में दिया गया। 2022 में मुझे फिर रिसर्चर का अवार्ड दिया गया है, जो एक उसका एक प्रोसेस होता है। तो उससे एक मोटिवेशन मिलती है। फिर मुझे ये जो स्टैनफोर्ड है ग्लोबली यूएसए की, वो एक डाटा निकालती है, तो उसमें मैं विश्व स्तर पर
टॉप 2% के साइंटिस्ट की कैटेगरी में मैं सम्मिलित हुआ हूँ अप्लाइड फिजिक्स के क्षेत्र में। तो इस तरह से ये जो अवार्ड्स है, चाहे वो स्टूडेंट टाइप में मुझे स्कॉलरशिप मिलता था जब मैं बीएससी में टॉप किया था, फिर मैं वो चाहे फेलोशिप के लिए जो फेलोशिप मिलता था उसका पीएचडी में, चाहे एमफिल में, मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये, जब आपको कोई अवार्ड्स मिलते हैं, कोई फेलोशिप मिलते हैं, आपको ऑनर किया जाता है, तो उससे एक मोटिवेशन मिलती है। वो कहीं ना कहीं वो जो मोटिवेशन है इंसान को ड्राइव करती है, और मेरे साथ भी वही हुआ जो कि ये ड्रिवन रही कंटिन्यूसली। और जिस तरह से आपने कहा साइंस के इसमें भौतिक मेरा क्षेत्र है, भौतिक क्षेत्र तो एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हम चारों तरफ जो कुछ भी देख रहे हैं वो भौतिकी है, भौतिक विज्ञान है। तो उस क्षेत्र से मैं जुड़ा हूँ, और मेरे जो शोध है वो समाज के विभिन्न जगत में, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में कैंसर के लिए है, चाहे कम्युनिकेशन है अलग अलग फ्रिक्वेंसी के, आपका जैसे रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो है या दूरदर्शन है, ये भी अलग अलग फ्रिक्वेंसी में काम करते हैं। तो वो मेरा एक शोध का विषय रहा है। मैं चाहे ड्रोन हो, चाहे रडार हो, चाहे जितने मोबाइल्स के जितने भी कम्युनिकेशन के, वो मेरा फील्ड है, और मेरी यहाँ पर जो लैब है वो इंटरनेशनल स्तर की है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेरा जो शोध है वो समाज के, चाहे एनवायरनमेंट का जगत है, चाहे चिकित्सा का जगत है, चाहे कम्युनिकेशन का जगत है, उन सब में मैं यूज कर रहा हूं। अब कुलपति होने के नाते मैं उस क्षेत्र को पूरे यूनिवर्सिटी में उसको कोलैबोरेट करना चाहता हूं। अब आपसे ये जानना चाहूंगे कि हिमाचल प्रदेश जो विश्वविद्यालय है वो ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, तो A++ बनाने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या आप उसके लिए तैयार हैं, और क्या आपकी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं आपको लगता है कि जो आपको फेस करने हैं, ताकि हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को A++ बना सकें? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और जैसा कि मुझे आज 12-13 दिन हुए हैं विश्वविद्यालय में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था मैं लाइब्रेरी में गया, बच्चों को देखा कि वो किस तरह से स्टडी कर रहे हैं। मैं हॉस्टल में गया, सारे हॉस्टल चेक किए, वहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं। और मैं जितने बाहर के आईआईटी है, हमारे आईआईटी रोपड़ है और आईआईटी बॉम्बे, उनके साथ मेरी डायरेक्टर लेवल पर बात हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल मैं दिल्ली में था, मैं यूजीसी के हेड से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेड से, एआईसीटी की बहुत बड़ा जो चेयरपर्सन है उनसे हुआ, डीआरडीओ जो डिफेंस के जो जितने जो मिसाइल्स होती है, या डीआरडीओ के बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं डिफेंस के, उनसे मैंने कल मुलाकात की। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, उनके हेड से बात की। 5 कल मेरी दिल्ली में मीटिंग्स हुई। वो मीटिंग्स मेरी उसी दिशा में थी कि कैसे यूनिवर्सिटी को, पूरे यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को, स्टूडेंट को कोलैबोरेटिव रिसर्च के लिए आगे मोटिवेट किया जाए। सारे, वो चाहे सोशल सेक्टर है, सोशल साइंस है, चाहे फिजिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, सबको मैं, मैनेजमेंट है, सबको मैं उसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। ताकि देखिए, रैंकिंग तभी बढ़ेगी जो आपने कहा A++, अगर यहाँ के जो शोध करता है, जो पब्लिकेशन है, जो शोध पेपर्स जो निकालेंगे, वो इंटरनेशनल मापदंड पर खरे उतरने चाहिए। मतलब ये कि अगर आप कोई पेपर, रिसर्च पेपर छापते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, उसको कितने लोग फॉलो करते हैं वो मैटर करता है ये। और रैंकिंग के लिए कितने प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं, कितने फैकल्टी मेंबर यहाँ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ग्रांट्स आ रही है यूनिवर्सिटी की, पब्लिकेशन कैसी निकल रही है, पेटेंट कितने हो रहे हैं, वो सारे मापदंड है अगर आपको विश्वविद्यालय को इंटरनेशनल लेवल पर लेगा। तो मैं तो क्योंकि खुद जुझारू रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं बेला बैठने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं आज 12 दिन हो गए डे एंड नाइट में काम कर रहा हूँ, मुश्किल से 4-5 घंटे सो रहा हूँ। मैं लगा हूँ अपनी तरफ से कोशिश करने। मेरी कोशिश ये कि मैं जितना हो सके फैकल्टी मेंबर को इन्वॉल्व करके, मेरा भी एक सपना है कि हम पुराना जो इसका अस्तित्व था A++ का, उसको हम अचीव कर सके, जो कि आज की डेट में चैलेंज है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, चैलेंज है आज की डेट में। इसको कैसे रिवाइव करना है, अकेले मैं नहीं कुछ कर सकूंगा, ये भी मैं क्लियर कर दूं। अकेले का नहीं है, ये टीम वर्क का है, सबको इसमें साथ काम करना पड़ेगा सबको। मैं प्रेजेंट सोचता हूं, ना पीछे देखता हूं ना आगे देखता हूं, प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट को आप संवारोगे तो फ्यूचर खुद ठीक हो जाएगा। प्रेजेंट में जो मेरी सोच है वो 3 सेंटर मैंने यहाँ खोलने हैं। उस दिशा में हमने काफ़ी बातचीत भी कर ली है, और उस दिशा में काफ़ी मैंने कुछ लोगों को उसमें काम में लगा भी दिया है। 3 सेंटर कौन से होंगे? एक होगा ग्रीन एनर्जी एंड नैनो टेक्नोलॉजी। वो क्षेत्र एक ऐसा है जिसमें कि सारे डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटी के काम कर सकते हैं।
एनर्जी का क्षेत्र है, चाहे सोलर है, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का भी वही विज़न है। हमेशा मुख्यमंत्री महोदय ये इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी, हमारे जो चांसलर गवर्नर महोदय हैं वो भी इसी दिशा में दे रहे। एनर्जी का क्षेत्र है, चाहे सोलर है, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। एक तो एनर्जी का और दूसरा नैनो टेक्नोलॉजी का। कैसे हम यहाँ पर जो है अच्छी नैनो मटेरियल की रिसर्च कर सकें ताकि वो हेल्थ के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में उसको यूज़ कर सकें। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र आपने देखा होगा, यहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी कितना नुकसान हुआ था यहाँ पर, मतलब जो शिव बावड़ी के पास हुआ था। तो हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी सेंटर खोलने जा रहे हैं यहाँ पर। हमने प्रथम दौर की मेरी सरकार के ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर ये बातचीत हुई है। तो यहाँ पर उसके लिए IIT बॉम्बे और IIT रोपड़ के साथ हमारी बातचीत चल रही है। कल में AICT के चेयरपर्सन है, वो भी बिल्कुल इसी फील्ड के हैं, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के। उन्होंने भी कहा कि हम बिल्कुल दिल खोल के आपकी मदद करेंगे। तो दूसरा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तीसरा है साइबर सिक्योरिटी। आपने देखा होगा आज की डेट में कितने सारे डिजिटल अरेस्ट वगैरह किस तरह से फ्रॉड होते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के तहत डेटा साइंस और AI की मदद से हम एक यहाँ पर सेंटर जनरेट करना चाहते हैं ताकि उस फील्ड को भी हम उस साइबर सिक्योरिटी के इशू को भी नॉट एट ए डिपार्टमेंट, सेंटर का मतलब है कि पूरे यूनिवर्सिटी का है वो किसी भी डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल नहीं होगा, सारे लोग उसमें काम कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड का होगा इस सेंटर के साथ। तो प्रेजेंट में मेरे सामने इस टाइम यही है कि इन 3 सेंटर को मैं कैसे डेवलप करूं, उसके लिए फंड्स का अरेंजमेंट करना और सारे डिपार्टमेंटों तक पहुंचाना, स्टूडेंट को अलग अलग इंटर्नशिप में उनको फेलोशिप वगैरह को क्रिएट करना। वो एक ह्यूमन रिसोर्स मैं क्रिएट करना चाहता हूं उन सेंटरों के माध्यम से। जब उसमें अच्छी पब्लिकेशन आएगी, फंड्स आएंगे तो रैंकिंग भी बढ़ेगी। तो ये एक है, और हर डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी। ये मेरा भी प्रेजेंट विजन है। सोशल मीडिया के साथ किस तरह से यूनिवर्सिटी को जोड़ने का कोई आपका फ्यूचर में प्लानिंग है ताकि अपडेट किया जा सके, बच्चों को उसके लिए परेशान ना होना पड़े, ताकि बच्चे एक क्लिक में हर एक इंफॉर्मेशन अपने तक पा सकें? ये भी महत्वपूर्ण है आपका जो प्रश्न है। इसमें भी मैंने जो यहाँ पर जो हैंडल करते हैं वेबसाइट, और वो यहाँ मैंने देखा वो स्टैटिक है। जितनी भी जो वेबसाइट्स है यूनिवर्सिटी की स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ये है कि एक बारी डाल दी फिर वो रुकी हुई है। मैंने कहा कि इट शुड बी डायनेमिक इन नेचर। हर दिन कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी यूनिवर्सिटी में बच्चों के प्रति कोई भी जो अपडेट है वो वेबसाइट पर डालनी पड़ेगी। और उस दिशा में मैंने ज़रूरी दिशा निर्देश भी दे दिए है ताकि हम सोशल मीडिया को एक्टिव कर सके। वो चाहे यूट्यूब का माध्यम है, चाहे दूसरे आयाम हैं जो भी सोशल मीडिया में होते हैं, फेसबुक या जो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के माध्यम से हम जो है स्टूडेंट को और यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स है उनको पहुँचा सके। वो भी हम जो है, क्योंकि मैंने कहा सेंटर हम खोलेंगे साइबर सिक्योरिटी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मुझे डाटा भी क्रिएट करना है। मुझे यूनिवर्सिटी में डाटा क्रिएट करना है कि कौन सा टीचर क्या काम कर रहा है, क्या रिसर्च कर रहा है, मुझे पता लग जाए एक क्लिक से। जैसे आपका एक क्लिक से, तो मेरा भी वो एज ए वाइस चांसलर सपना है और सबका ये सपना है कि क्लिक से जो है सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की, चाहे वो टीचर की हो, चाहे स्टूडेंट की हो, चाहे दूसरे लोगों की हो, वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्या कोई आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी है कि यूनिवर्सिटी का प्रॉपर फ्रेमवर्क या कोई डिस्प्लेज ऐसे लगाए जाएंगे ताकि बच्चा जो है वो पूरी जानकारी जो है उनसे ले सके, ताकि उसे परेशानियों का सामना ना करना पड़े? ये आज ही आपने ये पॉइंट आउट किया। मैं ज़रूर ये इस दिशा में भी ज़रूरी दिशा निर्देश दूंगा कि बच्चों को कोई इधर उधर मतलब किसी से पूछने के बजाय कुछ ऐसे मतलब सिंबल होने चाहिए, कुछ ऐसे मतलब डिस्प्ले लगे होने चाहिए ताकि बच्चे जो है इजीली वहाँ पर पहुँच सके जहाँ उसको जाना है। मैंने तो इवन नॉन टीचर कितने तक कहा है, मैं तो खुद एक गाँव का हूँ, मैं आज भी उसी स्तर पर रहना चाहता हूँ कि गांव का बेचारा इतना पैसा खर्च करके यहाँ रिजल्ट पता करने, या किसी को दिक्कत होती है फॉर्म भरना नहीं है, तो मैंने नॉन टीचिंग को कहा कि हम एक ऐसा सेल खोलेंगे या 1-2 आदमी को मैं रखूँगा कि कोई गांव से आया है बेचारा कोई मदद ना करे। तो मैंने तो इतना कहा है कि बीच में मैं लोगों को भेजता हूँ, देख लो जरा बाहर राउंड मारो, कोई ऐसा तो नहीं है बेचारा, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैंने खुद पर्सनल तौर पर जब मैं VC नहीं था
कई बारी मैं कैंपस में आता था, मैं देखता था गरीब आदमी को कि उनको भरने का, तो मैं ज़रूर अपने कमरे में ले जाता था और उनकी मदद करता था। तो मैंने नॉन टीचिंग को कहा कि इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा हेल्प करें, क्योंकि ये विश्वविद्यालय सबका है, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके स्टूडेंट अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि रूल एंड रेगुलेशन तो फॉलो करने पड़ेंगे। स्टूडेंट को अपने दायरे में रहना पड़ेगा, टीचर को अपने दायरे में रहना पड़ेगा, नॉन टीचर को अपने दायरे में। कंडक्ट रूल सबके लिए बाध्य है, एक्ट ऑर्डिनेंस के तहत ही हम सब काम करते हैं। उस दिशा में जो भी मदद की ज़रूरत होगी वो हम करेंगे। जी सर, टीम वर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को अगर आपको अपडेट करना है या प्रगति करवानी है तो उसके लिए टीम वर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किस तरह से वाइस चांसलर जी किस तरह से अपनी यूनिवर्सिटी को अपडेट करना चाहते हैं और किस तरह से वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, वो हमने जाना सर से बातचीत करके। आइए जानते हैं और थोड़ा सा और यूनिवर्सिटी के बारे में। सुंदर ये तस्वीर है, सुंदर ये तस्वीर है, भविष्य की तकदीर है। सुंदर ये तस्वीर है, भविष्य की तकदीर है। हुआ प्रकाश ज्ञान का इस मंदिर से, विद्वानों ने खींची एक लकीर है। ये वो HP यूनिवर्सिटी है, ये वो HP यूनिवर्सिटी है, ये वो हिमाचल विश्वविद्यालय है, ये वो हिमाचल विश्वविद्यालय है। गुरु की महिमा का क्या करूं मैं गुणगान, गुरु की महिमा का क्या करूं मैं गुणगान। बिन गुरु ज्ञान नहीं, बिन गुरु ना संस्थान, बिन गुरु ना संस्थान। आप से ही जीवन और आप पर है अभिमान, आप से ही जीवन और आप पर है अभिमान। आप से ही बढ़ रहा है HPU का सम्मान, HPU का सम्मान। गुरुओं की छवि दिल में बसती है, बसती है। ये वो HP यूनिवर्सिटी है, ये वो HP यूनिवर्सिटी है, ये वो हिमाचल विश्वविद्यालय है, ये वो हिमाचल विश्वविद्यालय है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रणवीर वर्मा जी, जो कि PRO हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के। आइए जानते हैं सर से कि क्या हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय किस तरह से प्रगति की राह पर है। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जो मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो मैं अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो एजुकेशन सेक्टर को किस तरह से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बढ़ावा दे रहा है ताकि हमारे इस विश्वविद्यालय से पास आउट स्टूडेंट्स जो हैं वो देश और प्रदेश के हर कोने में अपना परचम लहरा सकें। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अब तक इसकी स्थापना के लगभग 55 वर्ष के बाद बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और एक नया आयाम परंपरागत शिक्षा में स्थापित किया। उसके साथ साथ जिस प्रकार मार्केट में नई नई चुनौतियों को लेकर के, जॉब्स डिमांड को लेकर के शिक्षा होनी चाहिए, उस तरफ भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समय समय पर प्रयत्नशील रहा है। और जो भी हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशंस हैं, जिसमें बहुत सारे UGC के माध्यम से और अग्रणी जो संस्थान शोध में
और अध्यापन में रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क रहने के साथ साथ हमने आज़ादी से लेकर के इस बीच के अध्याय में और इस बीच के समय में बहुत कुछ प्रगति शिक्षा के क्षेत्र में हासिल की है। जी सर, अगर मैं आप PRO से जुड़े हैं, आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हर एक क्षेत्र और हर एक व्यक्ति के बारे में आपको पूरा ज्ञान है, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अभी कितने डिपार्टमेंट जो हैं वो सक्रिय हैं? आरंभ में जब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, मैं इसलिए ये बता देना चाहता हूँ कि उच्चतर शिक्षा का हिमाचल प्रदेश में शुभारंभ 1966 में हुआ था। उस समय यहाँ पर केवल 2-4 विभाग थे, जिनमें डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये स्थापित हुए थे। और चूँकि यहाँ एकोमोडेशन का अभाव था, यहाँ पर सुविधाओं का अभाव था, पहाड़ सी हमारी जो दिक्कतें थीं वो थीं, उन सब के मद्देनज़र रहते हुए भी हमने अपने आप इस तरह से प्लान किया कि पंजाब विश्वविद्यालय के इस क्षेत्रीय केंद्र को हमने माल रोड स्थित पुरानी जो लाइब्रेरी थी शिक्षा विभाग की, मानसे बिल्डिंग, वहाँ से इसका अध्यापन का और जो कार्य आरंभ हुआ वो उस स्थान से हुआ। और उससे आगे बढ़ते हुए जब हम विक्टी टनल के पास पंजाब विश्वविद्यालय का वर्तमान में जहाँ गेस्ट हाउस है, वहाँ पर भी कुछ हमारी कक्षाएं कुछ दिनों चली। लेकिन बाद में उस समय के जो अग्रणी नेतृत्व था डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नेतृत्व में, और शिक्षा मंत्री आदरणीय ठाकुर रामलाल जी, और उस समय के तत्कालीन जो पहले हमारे राज्यसभा के सदस्य थे, जिनकी नज़दीकियाँ राजकुमारी अमृत कौर जी, जो महात्मा गांधी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी थी, उनसे होने के नाते विशेष रूप से समर स्थित इस पहाड़ी का चयन किया गया अध्ययन और अध्यापन के लिए, इसको अनुकूल पाया गया और इस स्थान पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। जी सर, लगभग आपको 30 वर्ष जो है इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हो चुके हैं। स्टूडेंट्स को अगर मैं अपग्रेड की बात करूं तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है टीचर्स को अपग्रेड करना, टीचर्स को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करना, और जो न्यू पॉलिसीज़ आ रही हैं एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उनके साथ अवगत कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए जो विश्वविद्यालय है क्या स्ट्रैटेजीज़ रखता है, किस तरह से टीचर्स और स्टूडेंट्स को अपग्रेड किया जाता है? हाल ही में हमारे नए कुलपति नियुक्त हुए हैं, 28वें कुलपति विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महावीर सिंह जी, और उनके अनुसार भी जो हमारी अभी प्राथमिकताएं हैं वो सबसे अधिक AI और डाटाबेस का है। जितनी अधिक हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नई चीज़ को स्टूडेंट्स के बीच ले जाने की है, और स्टूडेंट्स में उस बात को इस तरीके से इनकलकेट करने की आवश्यकता है ताकि स्टूडेंट्स आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कंपटीशन में आ सकें। और उसके अलावा जो हमारी डेटाबेस है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हम उस डेटा के बेस पर भविष्य के लिए जो भी चैलेंजेस एजुकेशन सेक्टर में हैं और जो चैलेंजेस जॉब्स प्राप्त करने के लिए हैं, जो भी चैलेंजेस युवाओं को विशेष रूप से जो विषमताएं आज हुई हैं जॉब्स प्राप्त करने के लिए, उनको से वो फाइट कर सके, उसके लिए विश्वविद्यालय तत्पर है और प्रगतिशील है। और हमारे वर्तमान जो नए कुलपति आए हैं उनकी तो प्राथमिकता सबसे बड़ी यही है कि स्टूडेंट कनेक्ट हमारा एकेडमिया के साथ साथ इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल सेक्टर से होना चाहिए, ताकि उन्हें उस एक वातावरण का इस तरह से वो एक तैयारी कर सकें अपने आप में कि जब भी वो काम करने के लिए वहाँ जाएं तो किसी प्रकार की उनको परेशानी ना हो अकादमिक तौर पे, डेटाबेस के तौर पे और AI के तौर पे। सर, आपने AI की बात की जो आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक बच्चे को इसकी जानकारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। AI के लिए मैं कहना चाहूँगी कि
ऐसा क्या यूनिवर्सिटी स्ट्रैटेजीज बना रही है कि बच्चा चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे वो बाहर राज्य का हो या विदेश का हो, एक क्लिक से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की पूरी जानकारी प्राप्त कर सके? ऐसा कोई प्रावधान या ऐसी स्ट्रैटेजीज या ऐसा आगे इम्प्लीमेंटेशन कुछ होने वाला है? बहुत जल्दी जो तकनीकी तौर पे हमारा नेटवर्क है वो सुदृढ़ किया जा रहा है और उसके लिए नए कुलपति जी ने आदेश भी दिए हैं और उसमें एक टीम मिल करके जिसमें अलग अलग विषयों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बैठ करके एक रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि एक क्लिक पे हम जो भी सूचनाएं विश्वविद्यालय को लेकर के है और शिक्षा के क्षेत्र में हैं, एक्सपेरिमेंट्स के क्षेत्र में हैं और जो नई इनोवेशंस आ रही हैं वो सब कुछ हमारे उस पोर्टल पे या प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा जहां से छात्र उसको आसानी से ग्रहण कर सकें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद जी। विश्वविद्यालय